अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हमने देखा कि सेनेट में स्टेट बैंक से मुतल्लिक एक बिल पेश किया गया जिसे ऑपोजिशन एक वाज़ेह बढ़तरी होने के बावजूद भी उसको आसानी मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन उस तरह से अपना जो बयानिया जो कि बाहर दे रही थी ईवान में और कुछ तकारीर की सूरत में भी हमें नज़र आया अपोजिशन की, उस वक्त तक कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया और हुकूमत ने बड़ी आसानी के साथ गो के थोड़ा बहुत टफ टाइम मिला मगर वाज़ेह अददी बढ़तरी हासिल थी अपोजिशन को, मगर अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकी। यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि अपोजिशन लीडर थे सेनेट में, वो उस वक्त इस इजलास के अंदर गैर हाजिर रहे हैं, जिसके बाद अपोजिशन की अपनी जमातें एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पीपल्स पार्टी के अंदर से ही कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हर हालत में ईवान के अंदर पेश होना चाहिए था, उनकी हाज़िरी यकीनी होनी चाहिए थी, मगर वो हाजिर नहीं हो सके। जबकि अगर हम मौक़िफ़ देखते हैं दूसरी साइड का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो वो ये कहते हैं कि रात की तारीकी में एजेंडा जारी किया गया था ईवान का और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था कि मैं ईवान के अंदर हाजिर हो सकता। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हुए नज़र आते हैं कि मुल्तान से इस्लामाबाद तक का सिर्फ 5 घंटे का सफ़र है। अगर गो के मान भी लिया कि रात के 11 या 12 बजे एजेंडा जारी किया गया था, तो उसके बाद भी बड़ी आसानी से वो ईवान में पेश हो सकते थे और अगर सुबह की नमाज के वक्त ही निकल जाते तो तब भी वो ईवान में बर वक्त पहुँच सकते थे। लेकिन चूँकि हम वो राज जानते हैं कि किस तरह से अपोजिशन लीडर सेनेट के बने हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और सुराज के हम भी अमीन हैं, इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं पहुंच सके। अहम नुक्ता है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा कौन सा राज है जो राज वज़ीर ख़ारजा भी जानते हैं और अपोजिशन भी जानते हैं और अपोजिशन और हुकूमत का रकीन एक दूसरे के हम राज हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन जो कि लॉन्ग मार्च के भी ऐलानात अपने तय कर रही है, पीपल्स पार्टी ने अपनी एक तारीख दे रखी है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी एक तारीख दे रखी है। तो ईवान के अंदर तो अपोजिशन हमें तकसीम नज़र आती है, तो ये तकसीम अपोजिशन सड़कों पर आवाम को कैसे यकजा करेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हुकूमत काफ़ी तान व तशनी भी कर रही है अपोजिशन के ऊपर, अपोजिशन के किरदार के ऊपर, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का कि वो गैर हाजिर रहे और उन्होंने बिल बड़ी आसानी के साथ जो है वो उसको मंजूर कर लिया है। और हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन तकसीम है, ईवान के अंदर भी तकसीम है, इनकी तहरीक के अंदर दमखम मौजूद नहीं है, मुफादात की जंगें लड़ रहे हैं, इसलिए इनके बयानिया ऐसा है जिसके साथ अवाम इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और लॉन्ग मार्च भी कर लें, वज़ीर दाखिला ने कहा कि लॉन्ग मार्च भी कर लें, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश है? यकीनी तौर पर महंगाई सफ़े अव्वल में आता है, ये मसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मगर कब तक, सवाल ये मौजूद है। और इसके साथ बिजली के निर्ख अगर हम देखें, घी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। महंगाई की लहर तो है मौजूद अपनी जगह पर, और आज नहीं तो कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर से इस लहर में मज़ीद तक़वीत आ जाएगी और आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद पहले से जवाब दे चुकी है, उसमें मज़ीद आवाम जो है वो ख़ासी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस से मुतल्लिक अपोजिशन और हुकूमत और आवाम के अंदर सोशल मीडिया के अंदर भी एक कुछ बयानिया बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। गो एक तासुर ये है कि हम जजेस या उनके अहलखाना का एहतसाब नहीं हो सकता, जबकि दूसरे तरफ भी राय एक मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि हो सकता है एहतसाब, मगर कानून के दायरे में हो सकता है, जो कि कानून दर्ज है और यही फैसले में कहा गया है। इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा स्टेट बैंक से ही। बिल जो पेश किया गया है सेनेट के अंदर, क्या समझते हैं कि अपोजिशन का जो किरदार रहा वाज़े अददी होने के बावजूद भी, ये प्लान था जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि स्क्रिप्ट था, प्लान था, एक बयानिया ये भी पाया जाता है, या फिर वाकई अपोजिशन के साथ हुकूमत ने हाथ कर दिया है कोई? देखिए, बात यह है कि जो सियासतदान बात करते हैं अवाम में, जरूरी नहीं होता कि वो उनकी पॉलिसी भी। सियासतदानों को एक अवाम में अपना पोस्चरिंग करनी पड़ती है, अपना एक मौकिफ देना पड़ता है सियासी जरूरियात के मुताबिक। सही। वो जरूरी नहीं कि वो हकाइक जो है वो उनको समझते हैं और वो उसके ऊपर वही राय रखते हों जो वो अवाम में बयान कर रहे हैं। ये सियासत है। अब ये बदकिस्मती है कि थोड़ी बहुत इसमें मुनाफकत शामिल होती है। तो जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है, उसकी कोशिश होती है कि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उनकी अवाम में मुखालफत करे, ताकि उसकी अवाम में पोजीशन खराब हो और उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको बयानिया मिल सके। जो स्टेट बैंक का बिल है वो कोई ऐसे बुरा बिल नहीं है जितना इन्होंने बना के उस पर पेश कर दिया है कि पाकिस्तान को भेज दिया है,
सलामती और खुद मुख्तारी जो है गिरवी रख दी है। एक कानून है, उसे आपने अभी बनाया है, कल आप उसे खत्म भी कर सकते हैं जब आपकी जरूरत ना हो। अभी आपका मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है, कर्जे लेने हैं बैरूनी ममालिक से, तो उनकी कुछ शराइत तो पूरी करनी पड़ती हैं। ये सबको मालूम है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो, नून लीग हो, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। और रियासती इदारे भी ये समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि पाकिस्तान की माशी बका और सेहत के लिए जरूरी है कि इस वक्त जो है IMF के साथ हम वायदा करें और उसकी जो शराइत हैं वो माने। और इसमें क्या बुरी बात है कि अगर स्टेट बैंक का गवर्नर भी हुकूमत लगाएगी, बोर्ड भी हुकूमत अपॉइंट करेगी, सारे इख्तियारात तो हुकूमत के पास है। जब चाहे गवर्नर को बदल दे, जब चाहे बोर्ड को बदल दे, और जब चाहे इस कानून को खत्म भी कर दे। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी ने एक मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ यूसुफ रजा गिलानी बड़े मेच्योर सियासतदान हैं, साबिक वजीर आजम हैं, उन्हें मालूम है कि अपोजिशन का काम ये नहीं है कि हुकूमत को मफलूज कर दिया जाए, उसे काम करने से बिल्कुल रोक दिया जाए। अपोजिशन का काम है कि अपना मौकिफ बयान किया जाए, हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद की जाए और एक वर्किंग रिलेशन ठीक है, ये दुरुस्त बात है। अगर इस चीज़ को मान भी लिया तो जाए कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत को मफलूज करना नहीं है, मगर यही ऑपोजिशन हमें बताती रही है ना कि ये जो बिल है आपने इदारे को गिरवी रख दिया है और वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा बाख्तियार कर देंगे आप गवर्नर स्टेट को, तो ये ऑपोजिशन ही बताती रही है। अगर गिलानी साहब ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है तो लूप में लेते, हुकूमत के अरकान को भी, ऑपोजिशन को अरकान को भी, खुद भी हाजिर होते, मिल के पास करवा लेते। लेकिन इस तरह से एक जो अभाम वाली जो कैफियत है वो रही है। खुद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एतराज़ात उठा रहे हैं, सलीम मांडीवाला साहब एतराज़ उठा रहे हैं, तो ये फिर कहाँ की मेच्योरिटी है? देखिए, बिलावल भुट्टो ने तो सपोर्ट किया है यूसुफ रजा गिलानी को, उनका इस्तीफा भी कबूल नहीं किया है। तो असल मैटर तो करते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी। बाकी ये नीचे के लोग हैं, इनका काम है प्रोपेगेंडा करना पार्टी का, वो करते रहेंगे। ये एक आम तौर से पाकिस्तान की सियासी रिवायत है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब अपोजिशन पहले ये जमाना नहीं रहा है, उसे गौर करना चाहिए कि ये पॉलिसी के जो आप प्रोपेगेंडा करते रहें और काम कुछ और करें, ये अब ज्यादा चल नहीं सकती। इतना मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन चैनल्स पे टॉक शोज होते रहते हैं, सोशल मीडिया पे हर वक्त एक बहस चलती रहती है, सेकंडों के हिसाब से उसमें अपडेट्स आते हैं। तो ये जो पुराना तरीकाकार है अब नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो इतना हाइप क्रिएट ना करती, इतना टेम्पो ना बनाती और एक खास सतह पे रुक जाती और फिर खुल के कहती कि ठीक है, इस वक्त मुल्क की मुफाद का तकाजा है, हम जो है वो एब्सटेन कर रहे हैं, गैर हाजिर हो जाएंगे और हम प्रोटेस्ट में इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने हाइप तो बहुत क्रिएट की, मुखालफत बहुत की, लेकिन अमली तौर पे हुकूमत को फैसिलिटेट किया और ये सही किया। मैं समझता हूँ मुल्क को कौम का मुफाद इसमें है कि हम इस वक्त 30-35 अरब डॉलर के शिकंजे में हैं, खसारे में हैं। IMF से हमें कर्ज लेने की जरूरत है और IMF का कर्ज सिर्फ कर्ज नहीं होता, बल्कि उसके सर्टिफिकेट की बेसिस पे आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, दूसरे जो मालियाती इदारे हैं, सरमायाकार हैं, वो भी फिर ताउन करते हैं। अगर IMF जो है उसके साथ मामला सही ना हो तो बाकी सब लोग भी अपना हाथ खींच लेते हैं। तो इन सब हकाइक को लेकिन जानते आपने हुए कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी तायद की है। वो तायद इस हद तक है कि उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की खिदमात हैं एक रोशन रात की तरह, बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी तो कहा है कि बिलडोज किया गया है इस बिल को और रात की तारीकी में एजेंडा जारी करके मनवाया गया है ये बिल। अगर तायद करनी होती तो बिलावल भुट्टो साहब भी तो एतराज़ तो उठा रहे हैं इस बिल के ऊपर अभी भी। देखिए रजा, जो ये पोस्चरिंग होती है ना, जब सियासतदान कोई बात कहते हैं उस पर ज्यादा गौर, वो ज्यादा अहम नहीं होता, उनका एक्शन ज्यादा है। आप देखिए कि यूसुफ रजा गिलानी को और ये एक्शन में सियासतदान हमारे आज़ाद हैं या फिर वही जो एक बयानिया मुस्लिम लीग नून बनाती रही है कि टेलीफोन कॉल्स आती हैं? देखिए, टेलीफोन कॉल्स की मैं बात नहीं करूंगा। जब एक मुल्क है, उसके रियासती इदारे हैं, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुल्क को कौम के मुफाद के लिए सबको एक दूसरे से मुशावरत करनी पड़ती है। अगर आप मुल्क के मुख्तलिफ इदारे जो हैं ये एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में चलना शुरू हो जाए तो मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी, अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अगर सब लोग आपस में मुशावरत करते हैं तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आप देखें कि अमेरिका का सदर जो है, अगर वो डेमोक्रेट है तो जो उसकी कांग्रेस में अगर रिपब्लिकन्स हैं वो उनसे मुज़ाकरात करता है। इसी तरह पेंटागन से मुज़ाकरात किए जाते हैं जो वहाँ का फौजी इदारा है। इस तरह स्टेट डिपार्टमेंट जो वहाँ की वज़ारत ख़ारजा है, व्हाइट हाउस जो अमेरिका का सदर चलाता है, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ
ताकत के मराकज़ हैं, वो भी आपस में मुशावरत करके पॉलिसीज़ ठीक है, तशकील इसके ऊपर करते आपका हैं। नुक्ता आ गया। मज़ीद भी इस हवाले से जो सवालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे कि सेनेट में अपोजिशन का किरदार वाज़ेह अददी अक्सरियत होने के बावजूद भी स्टेट बैंक का बिल हुकूमत ने मंजूर करवा लिया है, जिसके बाद अपोजिशन आपस में ही काफ़ी तकसीम भी नज़र आ रही है और हुकूमत काफ़ी तानो तशनी से काम लेती हुई नज़र आ रही है, और अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा कर रही है, बिलखसूस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। और ये कह रहे हैं, ये बयानिया उन्होंने हुकूमत ने बना लिया है कि अपोजिशन तकसीम है। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब से। अदनान साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपोजिशन ने अपने तय लॉन्ग मार्च के ऐलानात भी कर रखे हैं, पीपल्स पार्टी ने अपनी तारीख दे रखी है, PDM ने अपनी तारीख दे रखी है, तो जो अपोजिशन ईवान के अंदर तकसीम है वो सड़कों पर आवाम को यकजा कैसे करेगी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी का रास्ता अलग है, नून लीग का अलग है, और सबको इलेक्शन नजर आ रहा है, सबको अगला जनरल इलेक्शन नजर आ रहा है जो 2023 में होगा। और ये इतना बड़ा मौका होता है कि उसके लिए तैयारी 1.5-2 साल पहले शुरू कर दी जाती है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसी मोड में आ चुकी हैं। इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी सपोर्ट बेस को मोबिलाइज कर रही हैं, अपना बयानिया आवाम तक पहुंचा रही हैं, हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद कर रही हैं। हुकूमत भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत बढ़ गई हैं, $91 फी बैरल हो गया है, और पाकिस्तान में भी ₹10 का फर्क आना था, बढ़नी थी, लेकिन हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, इसलिए कि अवाम में अनपॉपुलर फैसला होता। तो ये सब लोग जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में हैं, और ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ एक कहने की बात है कि हुकूमत को गिराना चाहती हैं, हुकूमत गिर जाएगी। ये 3 साल से यही बातें कर रही हैं, 3.5 साल से जमातें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह पंजाब में उनको फुट होल्ड मिल जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई है, उसकी सीटें पंजाब से बढ़ जाएं, तो फिर वो अगली इलेक्शन के बाद इस पोजीशन में आ सकेगी कि मखलूत हुकूमत बना सके विफाक में। तो इसलिए वो अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। सरगोदा में जलसा किया उन्होंने कल परसों। तो इसी तरह नून लीग जो है, ये आप हर मार्च में नवंबर की डेट देते हैं, नवंबर में मार्च की डेट देते हैं कि हुकूमत चली जाएगी, ताकि एक नफसियाती फजा हुकूमत के खिलाफ बनी रहे, उसके सपोर्ट बेस जो हैं वो बेयकीनी का शिकार रहे, और उसकी जो इंतजामिया तो आपको लगता है कि इन बयानात से वाकई हुकूमत जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल उनकी सफ़ों में है, या कोई अबहाम या कोई अपोजिशन का जो प्रेशर एक होता है वो नज़र आता है आपको हुकूमत की सफ़ों के अंदर, या ये तासुर बिल्कुल गलत है, हुकूमत बड़ी मुतमईन है, अपने इक़दामात कर रही है और अपनी मुद्दत भी मुकम्मल करेगी? हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है, वो तो मुतमईन है, लेकिन आप ये देखिए ना, जो सपोर्ट बेस होती है अवाम में तो बेयकीनी रहती है ना, और कि पता नहीं आज चली जाए हुकूमत, कल चली जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है 3 साल में। और जो सरकारी अफसर हैं वो गो स्लो की पॉलिसी पे अमल शुरू कर देते हैं, पता नहीं हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, तो इसकी बात क्यों माने। तो ये सारे जो इंतजामिया है उसके ऊपर असरअंदाज होता है ये माहौल जो अपोजिशन बनाती है बेयकीनी का। और ये एक बड़ी खास हिकमत अमली के तहत बनाया गया है। कभी नवाज शरीफ आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी हुकूमत जा रही है, कभी नो कॉन्फिडेंस आ रही है, और अब नो कॉन्फिडेंस की बात ही खत्म हो गई। अब कह रहे हैं जी हम सड़कों पे आने से कौन सी हुकूमत जाती है? इमरान खान इतना अरसा धरना देते रहे, 2-2.5 महीने, क्या हुकूमत चली गई थी? नवाज शरीफ की हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से गई थी ना। तो जो एजिटेशन ऐसा हो कि पूरा मुल्क मफलूज हो जाए बहुत तवील अरसे तक, फिर हुकूमत जाती है। और इतने एजिटेशन की किसी में भी सलाहियत नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी में इतनी पावर नहीं है कि पूरे मुल्क को कई हफ्तों तक मफलूज रख सके, कई दिनों तक भी नहीं रख सकते, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना इलाका है। जो नून लीग है वो सेंट्रल पंजाब में कंसंट्रेटेड है, पीपल्स पार्टी का असर रसूख अंदरूनी सिंध है। खुद पीपल्स पार्टी मसाइल का शिकार है कराची में, वहां जो एजिटेशन लोकल गवर्नमेंट लॉ के ऊपर हो रहा है। तो अभी फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको अच्छा खासा शेयर मिल गया है खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। अब दूसरा फेज होने वाला है, वो उसकी तैयारी में होंगे। फिर मार्च में या अप्रैल में पंजाब में इलेक्शन हो सकते हैं बल्दियाती, तो उसकी तैयारी है। तो अभी तो सारे लोग लोकल बॉडी इलेक्शन के चक्कर में लगे रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको कोई खतरा है।
हाँ, हुकूमत को परेशानी जरूर है, महंगाई की वजह से, माशी मुश्किलात की वजह से, और वो पाकिस्तान के देरीना मसाइल हैं, वो इनको जितना भी ये अवाम को रिलीफ दे सकेंगे इनके लिए अच्छा होगा। सही। अपोजिशन की तरफ से मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खतरा है। हुकूमती हाँ, इक़दामात से जब मुतल्लिक तक भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मगर यहाँ मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ ईवान के अंदर के हवाले से। जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि 15 अरकान अपोजिशन के ऐसे हैं कि जो कि हुकूमती सफ़ों के साथ हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और लॉन्ग मार्च भी अगर इन्होंने करना है अपनी तसल्ली कर लें। आपने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बड़ी मेच्योरिटी दिखाई है, तो फिर इस चीज़ को ये भी मान लिया जाए कि जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट अपोजिशन लीडर बने हैं, वो भी एक मेच्योरिटी थी, हुकूमत की तरफ से दिखाई गई थी, और अददी अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन की चेयरमैन सेनेट हुकूमत की तरफ से नामजद हैं। तो फिर आप इसको भी मेच्योरिटी का नाम देंगे कि एक मेच्योरिटी के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बनाया गया है और इत्तेहाद को तोड़ा गया है अपोजिशन के? हाँ, बिल्कुल ठीक है, सियासत में ऐसे अकोमोडेशन होती है। आप पार्लिमानी हम्म। सियासत कोई इनकलाब का नाम नहीं है, ये लो-दो का नाम है। इसमें हम्म। बार्गेनिंग होती है, इसमें आप एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और अगर हुकूमत ने इन्हें स्पेस दी है, इन्होंने हुकूमत को स्पेस दी है। मुखालफत का भी कई लेयर्स पे काम होता है, एक सतह पे आप मुखालफत करते हैं, दूसरी सतह पे अकोमोडेट भी करते हैं चीजों को। और ये एक रिवायत रही कि जो जिस ऐवान में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होती है, हम्म। वो उसको बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी जो है सेनेट में अपोजिशन की सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, तो उसका हक था, इसलिए उसको बना दिया गया। वो अगर वो नून लीग होती तो नून लीग बन जाती। हाँ, जहां तक अपोजिशन के आपस में इत्तेहाद का ताल्लुक है, तो भाई ये तो इख्तिदार की जंग है, ये तो हुकूमत लेने की जंग है, इसमें कौन किसी का दोस्त होता है। कल को शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटूंगा, तो फिर बाद में जाकर उनके साथ इत्तेहाद भी कर लिया, फिर इत्तेहाद टूट भी गया। तो कोई ना दोस्त है ना कोई दुश्मन है, मुफादात है। तो इस वक्त सबका मुफाद इसी में है कि अपनी अपनी सियासत करें, अपनी अपनी स्पेस बढ़ाएं, अपने लिए ज्यादा जगह बनाएं, और सब लोग उसी के लिए लेकिन कोशिश कर अपनी रहे हैं। अपनी पीपल्स अपनी अपनी पार्टी और सियासत करें इक़्तिदार के हसूल के लिए। आपने कहा कि ये जंग जारी और सारी रहती है, मगर फिर इन तमाम चीज़ों के ऊपर जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि अब तो मीडिया का दौर है, जगह जगह के ऊपर कैमरेज लगे हैं, टॉक शोज़ होते हैं, तो फिर इस तरह के इक़दामात से तो अपोजिशन भी बेनकाब होगी, हुकूमत भी बेनकाब होगी। आवाम के अंदर एतमाद कैसे बहाल होगा कि जब अपने मफाद की खातिर आप एक सफ़ से उठ के दूसरी सफ़ में बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं, और फिर आप बात भी अखलाकियात की करते हैं और इस तरह की भाषण भी आप देते हैं, तो फिर आवाम का एतबार कैसे होगा इन अनासर के ऊपर फिर? देखिए, सादा तो वो लोग हैं जो इनके भाषण में यकीन रखते हैं। हम्म। सियासतदानों के भाषण में यकीन नहीं रखना चाहिए, इनके अच्छा। अमल को देखना चाहिए। ये तो हाँ। बहुत सादगी की बात है कि आप सियासतदान जो कहे उसी बात को कबूल कर लें। आप देखें कि इनका अमल क्या है। और बेनकाब तो ये कब से हैं, बेनकाब तो ये हमेशा से ही है। क्या आप नहीं देख रहे मुल्क में कितनी करप्शन है? क्या गवर्नेंस की बुरी सूरत हाल है, लोगों की मुश्किलात हैं। कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर आया और वो नहीं कर सका। किसी ने कहा कि जी वोट को इज्जत दो, बाद में फिर वही रियासती इदारों के साथ और हुकूमत के साथ मामलात करके मुल्क से चला गया। और कोई आदमी कुछ लोग हैं जो कहते थे कि हम थानेदार का भी इलेक्शन करा देंगे, मगर वो कोई पुलिस में भी तब्दीली नहीं ला सके। तो ये सब बातें हैं जो अवाम को बहलाने फुसलाने के लिए दी जाती हैं। अवाम भी सादा हैं, कुछ लोग समझते हैं वो घरों में बैठ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो पीछे लगे रहते हैं। मगर ये तो बेनकाब तो हमेशा से ही है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी जो सियासत है उसकी अपनी डायनामिक्स होती है, उसी डायनामिक्स के तहत ये आप देखें कि अब पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो 13 साल से हुकूमत की है, उसमें जाहिर है कि बहुत सी खामियां हैं वहां पर, लेकिन लोग फिर भी उसके साथ हैं। नून लीग ने पंजाब में जो हुकूमत की है इतने तवील अरसे, भी लोग उसके साथ हैं। पीटीआई में पीटीआई की तमाम कमजोरियों के बावजूद लोग जो उसकी सपोर्ट बेस है उसके साथ है। ये तो कहना मैं और आप तो नहीं कह सकते। हमारे पास कौन सा ऐसा साइंटिफिक मेथड है कि हम कहें कि जी अवाम इनके खिलाफ हो गई है। जब इलेक्शन होता है तो करोड़ों लोग इनको वोट भी डाल देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोग ये बात समझते हैं कि ये असूल अखलाकियात जो हैं इनकी बहुत कम अहमियत है। असल चीज अहमियत है मुफादात की, और जो मुफादात लोगों के इनसे वाबस्ता हैं, जब तक वो पूरे होते रहेंगे लोग इनके साथ चलते रहेंगे। फिर लोगों के तासुबात हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का अपना एक हल्का असर है, उसमें वो उस तासुब में वो लोग उनके साथ हैं। इसी तरह हर पार्टी का, एमक्यूएम का, अब बहुत टाइम लगता है लोगों को फैसला बदलने में। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी सन 70 से
90 की दिहाई तक बहुत पॉपुलर रही, हालांकि उसने बहुत से ऐसे काम जो ठीक नहीं भी किए थे, फिर भी पॉपुलर रही। हाँ, बाद में वो 25-30 साल के बाद जाकर उसकी सपोर्ट खत्म हुई, जब बेनजीर भुट्टो नहीं रही मंजर आम पर। तो इसी तरह जो अब इमरान खान साहब हैं, अभी ये पहली बार हुकूमत में आए हैं, तो अभी जब इलेक्शन होंगे तो देखेंगे क्या हवा चलती है, कौन कितना पॉपुलर है, कितना पॉपुलर नहीं है, सही, अखलाकियात शायद उसके वगैरह कुछ कोई भी नतायज हमें अवाम बल्दियाती को बता। इंतखाबात में भी नज़र आए हैं जिसका इजहार अवाम ने किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी, मगर नाज़रीन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे सेनेट के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से भी, अपोजिशन की क्या अपोजिशन है, अवाम में क्या बयानी लेकर जाएंगे, और इसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से महंगाई की लहर है, उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अदनान साहब, उसी नुक्ते से आगाज़ करेंगे ब्रेक में जाने से पहले। जिस तरह से आपने ख़दशे का इजहार किया कि हुकूमत को महंगाई का एक चैलेंज दरपेश है और इसके कुछ असरात शायद हमें नज़र भी आए हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कोई खातिर खा इकदाम या मौसर तरीके से जो अपना बयानिया हुकूमत रखती है कि आलमी मार्केट में महंगाई है, कोविड की वजह से महंगाई का उनसर नुमाया है या खसारा हमें मिला है सबका अदवार में, तो उस वजह से कोई खातिर खा बयानिया नहीं बना सकी है आवाम के अंदर, जिसके नतायज हमें सामने नज़र आए हैं बल्दियाती इंतखाबात में। और आपको लगता है कि जो आम इंतखाबात होंगे उसमें भी काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा मसला ही महंगाई और रोजगार और माशी मुश्किलात हैं लोगों की, खासतौर से आम लोगों की। एक 15-20% लोग हैं जो खुशहाल हैं, उनके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। गो कि मुतवसत तबका और सफेद पोश तबका, लोअर मिडिल क्लास, खासी परेशान है। उनकी कुव्वत खरीद जो है पिछले 3-3.5 साल में आधी रह गई, और ये बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। लेकिन देखिए, ये इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और ये इनकी बदकिस्मती है कि जब ये आए तो ज़र मुबादला का बहरान था, कभी सऊदी अरब गए, कभी मुत्तहदा अरब इमारात, कभी चीन, और जाकर वहां से वो कर्जे वर्जे इकट्ठे करके डॉलर लाए। फिर उसके बाद फौरन कोरोना आ गया। अब 2 साल से तो कोरोना जान नहीं छोड़ रहा है। उसकी वजह से मुल्क के अंदर भी बहुत सी एनर्जी और पैसा जो है कोरोना के से निपटने पर लग गया, और बाहर जो आलमी मंडी है, वह सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई, जिसकी वजह से महंगाई हो गई। अब ये यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है, इसकी वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें $91 फी बैरल तक चली गई हैं, जो $40 होती थी नवाज शरीफ के जमाने में, तो दुगने से भी ज्यादा हो गई। तो जब आप पेट्रोल की लेकिन कीमत ये बढ़ती है बात तो हर दुरुस्त है चीज कि की आलमी कीमत। मार्केट की वजह से महंगाई का उनसर नुमाया रहा है, मगर ये भी तो हकीकत है कि हुकूमत के खुद गवर्नेंस के कितने मसाइल रहे हैं। चीनी बाहर भेजनी है, नहीं भेजनी है, फिर भेज भी देते हैं, सब्सिडी देनी है, नहीं देनी है, फिर दे भी देते हैं। खुद वज़ीर खुराक ये कहते हुए नज़र आते हैं ईवान के अंदर कि हमें नहीं समझ आ रही गंदम कहाँ चली गई है। तो इस तरह के जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, कीमतों में अदम इस्तेहकाम का जो मामला है, ये भी तो हकीकत है एक। हाँ, ये बिल्कुल है। और आप देखिए कि शहबाज, मैं 30-31 साल हो गए मुझे सहाफत में। शहबाज शरीफ जब वजीर आला बने 90s में, तो सारे पाकिस्तान से पंजाब से तो आटा ही गायब हो गया, तो लोग कहते थे कि शेर आटा खा गया। 1 महीने तक आटे का शदीद बहरान था। और इसी तरह के बहरान जो है हर हुकूमत के दौर में आते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में चीनी का बड़ा बहरान आ गया था, जरदारी साहब के दौर में। और पेट्रोल का शाहिद अब्बासी के दौर में बहुत बड़ा बहरान आ गया था, 1 महीने पेट्रोल शॉर्ट हो गया। अब इनके दौर में भी ऐसे बहरान आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जो है एक तरक्की पजीर मुल्क है, वसाइल महदूद हैं, आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, 23 करोड़ की आबादी हो गई है, 22-23 करोड़ की। तो एक तरक्की पजीर मुल्क जो होता है उसमें अवाम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं, और कोई भी हुकूमत उन पे पूरा नहीं उतर पाती। इसीलिए 2-3 साल बाद हुकूमतें जो है अनपॉपुलर होना शुरू हो जाती हैं। जो भी शख्स सही। हुकूमत में होगा उसकी मकबूलियत कम होना शुरू हो जाए। तो ये इसके इमरान ऊपर खान मजीद साहब को भी भी बात नुकसान की जा है। सकती है, मगर चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं प्रोग्राम में आखिरी मौजू की जानिब बढ़ूंगा। जस्टिस फायज, इस केस से मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मौक़िफ़ है वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम, तो ये कहते हैं कि फ़ैसला जो है वो तज़ाद है, कहीं ना कहीं अबहम मौजूद है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने वो बहस देखी होगी, तमाम जारी सारी है। क्या समझते हैं? कुछ हल्के नाराज़ हैं, कुछ हल्के तायद करते हुए इस फैसले की नज़र आते हैं। वाक़ई इस फैसले से ये तासुर गया है कि जजेज़ और उनके अहल खाना का एहतसाब नहीं हो सकता, या फिर इसके बरअक्स है? नहीं, ये तासुर तो गया है, लेकिन मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक
सबसे बड़ा इदारा है, फाइनल अथॉरिटी है, उन्होंने फैसला दे दिया है तो हम सबको मानना पड़ेगा और वो मानना चाहिए। और कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगती है ना किसी भी चीज को। अगर हर चीज को आप मुतनाज़ा बना देंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो चाहे तो कानून को भी आइन के खिलाफ डिक्लेयर कर सकती है, बल्कि आइन में तरमीम को भी मनसूख कर सकती है, उसकी इतनी पावर है। तो ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, सबको अपना सरे तस्लीम खम कर लेना चाहिए और कर भी लिया है। बाकी ये तो एक सेहतमंद माशरे की निशानी है कि लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं, उसमें इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान कोई मलूकियत तो नहीं है ना कि यहाँ पे सब लोग एक ही बात करें। सब लोग अपना इख्तलाफ राय का हक रखते हैं और वो इख्तलाफ राय कर रहे हैं। बहुत से लोग उनकी फेवर में हैं, बहुत से लोग फेवर में नहीं हैं। और ये किसी वक्त पार्लियामान को इसमें आइन में तरमीम करनी चाहिए ताकि इस किस्म का कोई भाम है आइन में वो दूर हो। पार्लियामान को अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे एक कुछ अहम पेशरफ़्त इसराइली और मशरिक़ वस्ती के ख़ित्ते के अंदर होते हुए हम ये देख रहे हैं कि इसराइली सदर ने अरब अमारात का दौरा किया है, जिसके बाद वो किसी भी खलीजी मुल्क का दौरा करने वाले पहले इसराइली सदर बन गए हैं। गो के इसराइली निज़ाम में सदर का ओहदा एक रस्मी होता है, मगर इस दौरे को दोनों ममालिक सिफारती सतह पर अहम करार भी दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ती में जहाँ अरब अमारात और इसराइल करीब आ रहे हैं, वहीं हूसी जंगजों ने दुबई के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हूसियों की जानिब से अबू ज़हबी हमले के बाद यूएई ने दिफाई निज़ाम मज़ीद मुनज़्ज़म करने का आज़म ज़ाहिर किया है, जिसके लिए इसराइल ने भी पेशकश कर दी है। खुद इसराइली सदर के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। यूएई हुकाम के मुताबिक ये हमला हूसी जंगजों ने किया, जिसे नाकाम बनाया गया। हुकाम ने यह भी दावा किया कि हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मशरिक़ वस्ती में सिफारती तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान जो एटमी प्रोग्राम पर बरह रास्त मुज़ाकरात करने को अमरीका से तैयार नहीं था, अब राज़ी होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यूएई सिफारती सतह पर इसराइल, तुर्की, कतर और ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान में भी किसी हद तक बातचीत का आगाज़ हुआ है, जिसके बाद सऊदी अरब ने OIC में सिफारती जिम्मेदारियाँ संभालने की ईरान को इजाज़त दे दी है, जिसके बाद ईरानी सफारतगाह सऊदी अरब पहुँचे। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने भी सऊदी अरब को तेहरान में सिफारतखाना खोलने की पेशकश कर दी है। एक जानिब यमन में बढ़ती कशीदगी, दूसरी जानिब खित्ते में बदलती सिफारती पॉलिसीज़। क्या मशरिक़ वस्ती में तब्दीली के असरात हैं या फिर यह खित्ता आग के शोलों की जद में ही रहेगा? ये एक अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।